हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे यूजीसी नेट चैनल हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। टॉप 10 इसलिए नहीं क्योंकि इसमें सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 इसलिए क्योंकि इसमें वो टॉपिक्स है जो पी वाई क्यूज में इंपॉर्टेंट है और जो हमेशा आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते पर पी वाई क्यूज होता है। तो आपको नए पैटर्न पे किस तरीके से वो क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है। मैंने ऑलरेडी नेटो यूजीसी JRF क्वालिफाई किया हुआ है। और मैंने जो मिस्टेक्स की थी और जो चीज़ें सही की थी, जो जो मेरी जर्नी का पार्ट रही है, उसी के लिए मैं यहाँ पे आज ये वीडियो बना रही हूँ। नथिंग एल्स, जिससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देर ना करते जल्दी जल्दी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, कुबेरनाथ राय। वो पे काफी इजी है, आपको पता ही होगा। देखिए, आप इसको वैसे भी आंसर कर सकते थे क्योंकि हमें किसी का पता हो ना पता हो, बट हमें रामचंद्र का पता है, वो आलोचक ललित निबंधकार। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ये निबंधकार है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बाकी के जो ये वाले ABCD होते हैं, इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। और उससे रिलेटेड क्या आंसर हो सकता है उसको भी हम देखते हुए सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे। जिसमें पॉसिबल होगा उस क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है। उत्तर ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को नवे सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ललित निबंधकार नहीं। के विपरीत आचार्य प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ये सभी प्रमुख ललित निबंधकार हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध ललित निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि। विद्या निवास मिश्र के ललित निबंध चितवन की छाह, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी, बंजारा मन आदि। कुबेरनाथ राय के प्रमुख ललित निबंध प्रिया नीलकंठी, रस आखेट, गन्मादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी आदि। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हमारे सिलेबस के राइटर हैं। इनकी काफी सारी रचनाएं लगी हुई हैं। एक इनका निबंध भी लगा हुआ है। इनका निबंध का नाम था नाखून पे बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र की भी इम्पोर्टेंट है और कुबेरनाथ राय जी की भी काफी सारी वो पूछी जाती है। ये भी आई थिंक हमारे सिलेबस की ही है, बट रचना का नाम याद नहीं। आचार्य शुक्ल की पुस्तक चिंतामणि निबंधों का संग्रह है, लेकिन इसमें मनोविकार या और हाँ, आचार्य शुक्ल की जो चिंतामणि है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुक्ल का भी एक वो लगा हुआ है, कविता क्या है करके एक निबंध शुक्ल जी का भी लगा हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये चिंतामणि में ही है, लेकिन इसमें मनोविकारों और सैद्धांतिक विषयों पर लिखे निबंध है, ना कि ललित शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाला ब्रजकिशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? भाग्यवती, राज, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु। ये सारे तो हमारे नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों किसके पात्र हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पात्र दिया हुआ और कुछ भी नहीं। अगर हमने पूरा उपन्यास नहीं भी पढ़ा तो भी हमें कम से कम पात्र तो पता ही होने चाहिए। और ये इम्पोर्टेंट है, और ये मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा गुरु के हैं। ठीक है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, बट अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो आप म्यूट कर सकते, थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते, फिर आगे बढ़े, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास। आंसर हमारा परीक्षा गुरु है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा गुरु हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका आपको डेट भी पता होना चाहिए कि 1882 का है। उपन्यास के पात्र ब्रज लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल है। ये उपन्यास लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास ने।
राइटर भी पता होने चाहिए और किसने इसको पहला उपन्यास माने ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। भाग्यवती 1877 उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फिल्लौरी। देखिए यहाँ पे दे रखा था ना भाग्यवती, ऑप्शंस में था, इसलिए यहाँ पे इनका भी राइटर का नाम रखा गया है। और इनका भी आपको पता होना चाहिए कि श्रद्धा, ये भाग्यवती और श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का जो उपन्यास है, इसे पहला उपन्यास किसने माना है? नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए, वो भी आपको पता होना चाहिए किसको पहला उपन्यास। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका भी एक आपको बना के दे दूंगी, पहला उपन्यास किसको माने। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण लिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? दूसरी तरफ लाल पसीना, सात नदियां एक समुद्र, वेद। ये इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चन, बट ये था तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चन था माइंड में होना। आंसर है सात नदियां एक समुद्र, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर हुई रक्त रंजित क्रांति का वर्णन नासिरा शर्मा के उपन्यास सात नदियां एक समुद्र में मिलता है। वे दिन उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा लिखे गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वे दिन उपन्यास निर्मल वर्मा का है और लाल पसीना अभिमन्यु का है। ठीक है। और दूसरी तरफ महेंद्र नाथ भल्ला का, महेंद्र भल्ला सॉरी। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए सात नदियां एक समुद्र किसका उपन्यास है, बस नहीं पता होना, क्योंकि अभी ये पैटर्न बदल चुका, पहले के नहीं पूछे थे कि कौन सा किस पे था। सीताहरण, सात जनी, कहियो पितासन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दसानन जाई। उक्त उदाहरण में कौन सी ध्वनि है? अर्थार्थ, संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा, फिर हम आगे। आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आने लग गए तो आपको पता होना चाहिए। अर्थार्थन संक्रमित वाच्य ध्वनि, आगे आंसर देख लेते हैं। अर्थार्थ संक्रमित वाच्य ध्वनि, सीताहरण तात जनी, कहियो पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दसानन जाई। इसमें अर्थात संक्रमित वाच्य ध्वनि पाई जाती है। ध्वनि दो प्रमुख प्रकार की होती है, लक्षणामूलक ध्वनि और अभिधामूलक ध्वनि। लक्षणामूलक ध्वनि के दो भेद होते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया था कि कौन सी है, तो अर्थार्थन संक्रमित वाच्य ध्वनि उसका यहाँ पे बताया गया है कि दो होते हैं, लक्षणामूलक और अभिधामूलक, और इसमें भी ये लक्षणामूलक के पार्ट्स हैं। जब किसी पंक्ति में शब्द अपने सीधे सामान्य अर्थ में ना होकर उससे जुड़े किसी दूसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करे और वाच्यार्थ सीधा अर्थ बदलकर दूसरे अर्थ में पहुंच जाए तो इसे अर्थार्थ अर्थार्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन सहित सारी भूमि, उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, बी रामचंद्र जी का, सी हजारी प्रसाद का, डी श्याम सुंदर दास जी। ये जो कथन है ये किसका है? देखिए अब ये कथन ना
इस तरीके से नहीं पूछा जाता, बट ये इम्पोर्टेंट बहुत है। क्योंकि अब ना स्टेटमेंट में आते हैं, स्टेटमेंट में 5-6 स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसमें से आपको सही-सही देखने होते हैं कि सही-सही स्टेटमेंट कौन-सी है। तो उसमें पूछा जा सकता है, और इसके आगे जिसकी स्टेटमेंट ना हो, अगर उस राइटर का नाम लिख देंगे, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और आपने सही समझ के उसे टिक कर दिया तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट है रामचंद्र जी की। आगे देखते हैं। देश प्रेम क्या है? यह प्रेम ही है। और इस प्रेम का आधार क्या है? पूरा देश यानी मनुष्य, पशु पक्षी, नदियां, नाले, जंगल और पूरी भूमि। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, जो चिंतामणि भाग 2 के निबंध भाग काव्य में प्रकृति दृश्य से लिया गया है। देखिए, अब ना क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ये किसका है, अब ये आएगा कि ये उनके किस पार्ट से लिया गया है, क्योंकि ये अब तो पहले ही आ चुका है, तो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनके चिंतामणि भाग 2 के निबंध काव्य में प्रकृति दृश्य से लिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है संपत्ति शास्त्र, रस रंजन, श्याम सुंदर दास के निबंध में साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता शामिल है। ललित निबंध का हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध सच आलोक पर वादी प्रमुख है। एक मिनट। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपत्ति शास्त्र और रस रस तज्ञ रंजन इम्पोर्टेंट है। श्याम सुंदर दास का साहित्य की विशेषता, समाज और साहित्य और सभ्यता शामिल है, ये भी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज और आलोक पर्व, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एक हमारे निबंध में जिक्र आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है। प्लेटो ने अनुकरण को भी कला की एकता का सामान्य आधार माना है। आपको अगर अनुकरण सिद्धांत अच्छे अच्छे से पता होगा प्लेटो का और अरस्तु का, तो आप इससे अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण अनुकरण मात्र है। देखो, पहली बात तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं को हमेशा याद रखना है कि नहीं है पूछा है। तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत में सर्वथा विभिन्नता है, सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, जो सही है वो नहीं होगा हमारा। ठीक है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि काव्य और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं, ये भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है, हाँ ये भी सही है, इसलिए आंसर नहीं, आंसर होगा हमारा डी। क्योंकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से बहुत अलग है। ठीक है, तो प्लेटो अनुकरण सिद्धांत को 3 गुना दूर मानते हैं कि कवि ईश्वर को, मतलब पहले कवि कवि एक तो पृथ्वी को और फिर पृथ्वी ईश्वर को, इस तरीके से अनुकरण सिद्धांत को 3 उसमें डिवाइड करते हैं, जबकि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत ऐसा नहीं है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत बहुत सीधा है कि जो भी कवि के मन में आता है वही अनुकरण सिद्धांत है। ठीक है, तो ये एक नहीं है और अनुकरण मात्र नहीं है, अलग अलग है। दिए गए विकल्पों में यह कथन गलत है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की नकल मात्र है। असल में अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, बाकी कथन सही है। अरस्तु ने कहा है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग होते हैं। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं का एकता का आधार माना है। ये सभी बातें उनके दार्शनिक विचारों से पूरी तरह मेल खाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, यहाँ पे सही देखना है, ठीक सही नहीं है। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कीर्ति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में आप याद रखना, अब ऐसे नहीं पूछते सही है या नहीं है। अब अगर अनुकरण सिद्धांत लिया हुआ है और प्लेटो और अरस्तु का, तो आपको 5-6 वो देते हैं स्टेटमेंट, जैसे ABCD, जैसे यहाँ पे लिख देंगे, लिखा होगा ABCDEF। तो अगर पूछा है ना कि कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन होगा ABC सही नहीं है, BCD सही नहीं है, DEF सही नहीं है, या फिर कुछ और, जो भी ऑप्शन होगा। तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि अनुकरण सिद्धांत में क्या क्या सही है या फिर क्या क्या सही नहीं है। तो आपको इसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं। तो अगर आपको ये वाला जैसे पता है और ये वाला ही उन्होंने पॉइंट उठा के दे दिया, ये वाला आपने प्रीवियस ईयर में पॉइंट पढ़ा था कि वो उनका अनुकरण मात्र नहीं है, अरस्तु का और प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत काफी अलग अलग है। तो आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते हैं। और ये भी आपको तभी पता होगा जब आपने प्रीवियस ईयर का करा होगा, क्योंकि एक ना एक पॉइंट में जरूर ये वाला दिया होगा, ये नहीं दिया होगा तो ये जो करे इसमें से जरूर दिया होगा। तो इससे आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे बताना सही है। वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कीर्ति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतत्व का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सृजन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उनकी भूमिका नहीं होती। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। देखिए, इसमें सही बताना था, तो बायोग्राफी लिटरेरिया आई थिंक कॉलरिज किया है, तो ये गलत हो जाएगा। सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ गुरु शिष्य थे नहीं थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पर ये सही है, किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में है, उसके बाहर नहीं। ये कॉलरिज मानते हैं। आप कॉलरिज का जब सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको पता होगा। और आपने सिद्धांत नहीं भी पढ़ा, आपने आपको सिर्फ यही पता है ना, तो भी आपको काफी चीजें पता चल जाएगी। बायोग्राफी लिखी है, किसकी किताब है, उसमें उनमें कैसे संबंध था। और कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सृजना के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में भूमिका नहीं है। ये भी गलत है, आलोचना में भूमिका। देखिए, आंसर यही है। कॉलेज के अनुसार किसी भी कलाकृति का असली मूल्य उसकी कलात्मकता में है, बाहर की किसी चीज में नहीं। यह कथन बिल्कुल सही है। बाकी दिए गए विकल्प कॉलेज की साहित्यिक और कलात्मक मान्यताओं से मेल नहीं खाते। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलेज की प्रसिद्ध उनकी कई महत्वपूर्ण मान्यताएं और विचार प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 16th वाला उसमें आ सकता है स्टेटमेंट, ये वाला भी स्टेटमेंट है, ये भी आ सकता है स्टेटमेंट। और अगर ये वाली स्टेटमेंट पूछ ली गई, उसमें एक में भी ये वाली स्टेटमेंट हुई जिससे एलिमिनेट होकर आंसर हो सकता होगा, तो बाकी सब सही करेंगे।
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अभी पिछले साल भी आया है। ए अहिंसा, बी अलग मतदाता सूची, सी करुणा और डी लोकतंत्र। काफी इजी है क्योंकि पिछले साल भी आया तो पता ही होना चाहिए, बहुत इजी। मतभेद सिर्फ एक चीज को लेकर था, वो था अलग मतदाता सूची। गांधी जी नहीं चाहते थे कि अलग मतदाता सूची हो और अम्बेडकर जी चाहते थे। इसी चीज को लेकर सिर्फ मतभेद था। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच अलग मतदाता सूची को लेकर मतभेद था। गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी का मानना था कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था बनाई गई तो यह उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी और एक तरह की स्थायी दास्तां बन जाएगी। अंबेडकर का तर्क बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना था कि दलित समाज बहुत कमजोर है और सामाजिक आर्थिक संघर्ष में अपने आप को बचा नहीं सकता, इसलिए उनके पास अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए राजनीतिक शक्ति में हिस्सा पाने का एकमात्र रास्ता है। बाकी दिए गए विकल्प एक ऐतिहासिक विचारों से असंगत। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं? देखिए, आधुनिकता का उत्तर आधुनिकता का तत्व है ये नहीं बताना, नहीं है बताना है। तो इसमें जो भी नेगेटिव दिखे या जो भी बिल्कुल अलग दिखे उसको आप एलिमिनेशन से आंसर निकाल सकते। ए विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी विखंडनवाद और डी स्थायीवाद। तो बहुत इजी आंसर है। देखो, विकेंद्रीकरण तो है ना आधुनिकता का, तो ये हमारा नहीं रहेगा। पर विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण दोनों बिल्कुल विरोध में जा रहे हैं। तो अगर विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो केंद्रीकरण होगा, मतलब ये नहीं है। विकेंद्रीकरण है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो उत्तर आधुनिकता का तत्व है समझ के विकेंद्रीकरण विकेंद्रिता पे लगा दोगे, बट जबकि केंद्रवाद है। विखंडनवाद भी उत्तर आधुनिकता में और स्थानीयता ये भी है। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर आधुनिकता में कोई एक केंद्र नहीं होता। ये केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का गुण नहीं माना जाता। के उलट विकेंद्रिता, विखंडन और स्थानीयता उत्तर आधुनिकता के मुख्य तत्व है। सरल शब्दों में उत्तर आधुनिकता आधुनिकता के बाद के चरण है जो लगातार बदलता रहता है। यह किसी एक स्थिर नियम या केंद्र को नहीं मानता। इसमें बड़े सिद्धांतों और तर्कवादी ढांचों का विखंडन किया जाता है। किसी एक केंद्र के बजाय कई दृष्टिकोणों को महत्व दिया जाता है और स्थायी अनुभवों और संस्कृति को भी पूरी जगह मिलती है। इसलिए विकल्प ए भी सही है क्योंकि केंद्रवाद उत्तर आधुनिकता का हिस्सा नहीं है। इससे पहले का है, ठीक है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? ये अभी भी आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन में। लास्ट टू लास्ट या लास्ट ईयर ही आया था अनिश्चितता शब्द को लेकर, और ये बहुत बार आ चुका है। तो अब इसके आगे भी बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये नहीं पूछते किससे हुआ था, वो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। पहले आंसर देख लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा कमलेश, किशोरीदास वाजपेयी। बहुत इजी आंसर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या हुआ था? बाल मुकुंद गुप्त जी से हुआ था, जिसमें शायद उन्होंने कुछ प्रतिवाद भी किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनिश्चितता शब्द को लेकर विवाद बाल मुकुंद से हुआ था। बाल मुकुंद खुद भारतेंदु और द्विवेदी दोनों युगों में सक्रिय रहे हैं और उनके व्यंग लेख शिव शंभू के चिट्ठे
बेहद प्रसिद्ध है। शिव शंभू के चिट्ठे हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाल कृष्ण भट्ट भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार थे। उनके जाने-माने निबंध में आत्मनिर्भरता, कल्पना और शब्द का आकर्षण शक्ति शामिल है। किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ये पता होना चाहिए आपको। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरीदास वाजपेयी, क्योंकि उनका व्याकरण संबंधी काम बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं ब्रजभाषा का व्याकरण, अच्छी हिंदी, हिंदी निरुक्ति आदि। पदम सिंह शर्मा ने कई प्रमुख साहित्यकारों के इंटरव्यू एकत्र किए जो उनके मैं इनसे मिला में प्रकाश पता होना चाहिए आपको कि पदम सिंह शर्मा काफी इम्पोर्टेंट है और इनसे पूछे जाता है। और इनकी एक किताब जिसमें सारे के सारे इंटरव्यू है, आपको पता होने चाहिए। और ये जो इनका विवाद था ना अनिश्चितता शब्द को लेके काफी बढ़ गया था, तो इसमें बाल मुकुंद गुप्त जी की साइड से भी शायद आत्मा नाम की टैटे करके एक उन्होंने वो लेख निकाला था। और गोविंद करके भी कोई जुड़ गया था, तो वो सब का भी जानकारी आपको होती है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, कमेंट में लिखना। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक करें, अपने सवालों सुझाव कमेंट बॉक्स में डालना, और जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com ये हमारी जीमेल आईडी है। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो तो यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान 2025 ये हमारी टेलीग्राम की आईडी है, जहाँ पे भी सारे के सारे आपको मिल जाए। नमस्ते।